आपका सही बनेगा। इसका मिरर के तरीके बिल्कुल बनाना है, तो आपका ये मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगा वो आपको देखना है। तो देखिएगा इसका जो किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर बनेगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ तक आ गया। इसके बाद ये इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। ठीक है ना, देखते हैं कैसा है ये आंसर आपका। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस प्रकार से आपका आंसर बनना चाहिए। इसका मतलब आपका आंसर जो बनेगा इसमें वो ए आकृति बिल्कुल सही बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही आपको दिख रहा है। देखो इधर के ये दो बिंदु हैं, इधर के ये दो बिंदु हैं, साइड इसकी मुंह की तरफ है, मतलब बिल्कुल मिरर इमेज है। और ये भी देखो इधर साइड में है, इसके इधर साइड में नहीं आएंगे, ये इधर साइड में आएंगे। ठीक है ना, जब आपका मिरर बनेगा तो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आपका ए आंसर बिल्कुल सही बनेगा। 47। नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या बताएं कितनी होगी। वृत्तों की संख्या कितनी होगी वो आपको बतानी है। वृत्तों की संख्या अगर आपको बतानी है तो सिंपल है, छोटे छोटे वृत्त गिन लो पहले। 1 2 3, ठीक है ना, और बड़े वाले वृत्त 1 2 3। तो टोटल वृत्त की संख्या कितनी होगी? 6 आपकी वृत्त की संख्या होगी, बात खत्म। मतलब ए आंसर आपका बिल्कुल सही बनेगा। ए आंसर बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट देखिए 47 के बाद कौन सा है? 48। दी गई आकृतियों में से विषम आकृति ऑन वन आउट का पता लगाएं। वी टी एल एस, इनमें से ए स्थान पर ये है, बी स्थान पर टी रखा हुआ, सी स्थान पर एल है, एस स्थान पर, डी स्थान पर जो है एस रखा हुआ है। तो आपको बताना है कौन सा आंसर आपको यहाँ पर सही बनेगा और किस प्रकार से जो है सही बनेगा आपका वो बताना है। तो फटाफट से आंसर करें इस क्वेश्चन का भी आप लोग। तो देखिए इसका आंसर बनेगा आपका डी। ठीक है ना, ये डिफरेंट है, और वो क्यों डिफरेंट है वो ज़रा देखिए। देखिए एस की जो आकृति है वो एक वक्राकार आकृति है। ठीक है ना, ये वक्राकार आकृति से बना होता है। और बी जो है आपका 22 नंबर, बी जो है आपका 22 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है, बात सही है। और एल कितने नंबर पर आता है? 12 नंबर पर आपका आता है। और एस कितने नंबर पर आता है? आपका 19 नंबर पर ये आता है। ठीक है ना, एक विषम संख्या को भी ये प्रदर्शित करता है, इसलिए ये आपका भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होते हैं? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है आपका। ठीक है ना, तो अगर इसके द्रव्यमानों की बात करें तो 12 तो ये हो गए आपके। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने होंगे? तो देखिए 6 यहाँ पर। देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2, 6 दूनी 12, 12 ही आपके आ गए। ठीक है ना, और क्या है आपने क्या रख दिए? 32 इसके रख दिए ऑक्सीजन के। जोड़े तो कितने बने? 44 ग्राम आपके बने यहाँ पर। ठीक है, 44 ग्राम में एक मोल, 44 ग्राम में कितने होंगे? एक मोल आपका यहाँ पर होगा। एक ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होगी, तो 1/44। देखो मान के चलना 44 की वैल्यू कितनी है? 1 है। अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/44 आएगी, नहीं आएगी? तो 1/44 आपकी यहाँ पर आएगी। ठीक है, 1/44 जब आपकी आएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? सबसे बड़े क्या करेंगे यहाँ पर? 1/44 की गुणा। अब देखो कितने में पूछे? 220 ग्राम में पूछी आपकी। ठीक है ना, 220 ग्राम में निकालनी है आपको, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? 44 की गुणा किससे कर देंगे? 220 की गुणा यहाँ पर हो जाएगी। तो 220 की जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा? 5 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इसका मतलब पी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। शिलोंग की राजधानी क्या है? शिलोंग की राजधानी क्या है वो आपको बतानी है। शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है। शिलोंग कहाँ की राजधानी है? मेघालय की राजधानी है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है आपकी? दिसपुर है यहाँ पर। ठीक है, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अंगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अंगरतला यहाँ पर त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है ना, नाम आपको ध्यान रखना है, अंगरतला। ठीक है, और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? ठीक है ना, तो शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। ठीक है ना, यहाँ पर से असम की राजधानी आपकी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं आगे आपका क्या है। आपका नेक्स्ट
किंदाबी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? किंदाबी श्रीकांत जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो ये है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ये पूरे आपको 100 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक है ना। पहले 100 प्राकृतिक संख्या हुई, कितनी अभाज्य संख्या यहाँ पर होंगी, ठीक है ना, कितनी अभाज्य संख्या आपकी यहाँ पर होंगी वो आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे बड़ा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसमें करने का। देखिए इसमें पूछा गया है आपका कि अभाज्य 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो आपकी होंगी यहाँ पर 25। और देखिए वो कैसे, 2 है जो 2 खुद से कटती है और किसी से नहीं कटती, 3 है आपका, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 इसलिए नहीं लेंगे हम क्योंकि वो 3 से कट जाती है। फिर कितनी हो गई, 11 हो गई, 11 के बाद 13 हो गई, 13 के बाद 15 नहीं लेंगे क्योंकि 15 5 और 3 से दोनों से कट जाती है। 17 हो गई, 17 के बाद आपकी 19 हो गई, 19 के बाद कितनी हो गई, 23 हो गई क्योंकि 21 भी कट जाता है आपका, 7 या 21, 3 7 21 इसलिए, ठीक है ना। उसके बाद आपके वो 29, 29 के बाद में आएगी आपकी 31, 31 के बाद आएगी आपकी 37 और 37 के बाद आएगी आपकी 41 और 41 के बाद आएगी 43, 43 के बाद कितनी आएगी आपकी यहाँ पर, 43 के बाद आएगी 47, 47 के बाद में देखिए 49 कट जाती है, 51 भी कट जाता है, 17 या 51, 52 भी कट जाएगा, 53 आपका नहीं कटेगा यहाँ पर, 53 आप लेंगे। उसके बाद 59 आप यहाँ पर लेंगे, 59 के बाद कितने लेंगे, 61 आप यहाँ पर लेंगे, 61 के बाद कितना, 67 आप यहाँ पर लेंगे, 67 के बाद कितना, 71 आप यहाँ पर लेंगे और 71 के बाद में कितना लोगे, 73 आप लोगे यहाँ पर। और 73 के बाद कितना आएगा आपका यहाँ पर, 73 के बाद हम लेंगे 79 और 79 के बाद आप कितना लेंगे यहाँ पर, 83 और 83 के बाद आप कितना लेंगे यहाँ पर, 89 और 89 के बाद आप कितना लेंगे यहाँ पर, 97। तो ये इतनी संख्या है जो आपकी यहाँ पर नहीं कटेंगी। कितनी है टोटल, 25 आपकी यहाँ पर है, ठीक है। देखिए यार नेक्स्ट, ये आपका 2 राज्य में शैम्पू के एक विशेष ब्रांड की 3 वर्षों के लिए बिक्री के आंकड़े के नीचे तालिका दी गई। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे उस एग्जाम में, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। तो एक वर्ष में दोनों राज्यों में कुल बिक्री कितनी हुई है, ठीक है ना। तो एक वर्ष में दोनों राज्यों में कितनी बिक्री यहाँ पर हुई है, तो वो टोटल हुई है, इन दोनों को जोड़ लो, कितनी हुई है भाई, 30 हुई है यहाँ पर, ठीक है भाई। वर्ष 3 में 2 को अभी छोड़ देंगे, वर्ष 3 में देखो 1 और 3 वर्षों में दोनों राज्यों की कुल बिक्री पूछी गई है हमें, ठीक है ना। तो हम दूसरे से कोई मतलब है नहीं, पहले वर्ष का जोड़ लिया, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष का जोड़ लो। तीसरे वर्ष में कितनी हुई है, 35, क्योंकि 20 और 15 कितने होते हैं, 35 आपके, सही है आपका। 20 और 15 कितने हो गए, 35। अब देखो ऊपर क्या लेंगे, आपका भी प्रतिशत में अगर आपको ढूंढना है, ठीक है ना, प्रतिशत में कितने से ये कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखेंगे 30 में से 5, ठीक है ना, तो 35 में से ये कितना ज़्यादा है, इससे 30 से 5 ज़्यादा है, तो 5 बटे ज़्यादा किससे है, 30 से ज़्यादा है, और क्या कर देंगे आप, गुणा 100 कर देंगे। गुणा 100 हम करेंगे तो इस वाले 0 से ये वाला 0 कट जाएगा और आपका बचेगा 50/3, और 50/3 गुणा 100, ठीक है ना, ठीक है ना, क्यों 50/3 ही तो बचेगा आपका यहाँ पर, 50/3 बचेगा आपका। तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 16.67%, मतलब 16.67% आपका यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अनुपात दे रखा था, एक्स का मान पूछा है, एक्स का मान यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना, एक्स का मान आपका क्या होगा। देखिए एक्स का मान सिंपल है, 9 पंजे 45, ठीक है ना। हमेशा क्या करेंगे, जो आसपास के जो नंबर होंगे उन्हें जोड़ लेंगे और लास्ट वालों को गुणा कर लेंगे, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, इनकी गुणा करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 45 और ये बनेगा 2x, मतलब 2 से आप डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, मतलब 22.5 आपका आंसर बनेगा। इसका मतलब 54 का डी आंसर बिल्कुल सही है आपका, ठीक है ना, 54 का डी आंसर बिल्कुल सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे अगला क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 200 और 400 के विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष यहाँ पर बचती है, ठीक है ना। कितने कितने से भाग करने पर, आपका 200 और 432 को विभाजित करने पर कितनी शेष बचती है,
तो आप क्या करेंगे, 200 में से पहले 2 निकाल दो ये वाले, और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर 432 में से कितना निकाल दो, 3 निकाल दो। यहाँ पर अगर आपने 2 निकाले तो 198 आपका यहाँ बचेगा। यहाँ पर आपने 3 निकाले तो 429 आपका बचेगा। यहाँ पर इन दोनों का ले लो, मासा आप ले लो। मासा लेने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, 198 से 429 को भाग दे दो। यहाँ पर मैं आपको भाग दिखा देता हूँ। 429 आपका ये रहा, 198 भाग करेगा इसे, ये आपका 429 है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे 429 जब भाग करेंगे तो 2 बार, 198 दूनी 396 आपके आएंगे। यहाँ पर जब आप घटाओगे तो घटाए कितने आएंगे, 33 आएंगे। और ये 33 जो है फिर वापस से किसे भाग करेंगे, 198 को भाग करेंगे। और जब फिर भाग होगा तो आपके 33 का कितने आएंगे, 198 आएंगे। तो आपका कितना आया यहाँ पर, जो यहाँ पर जो आता है वही आपका आंसर यहाँ पर बनता है। ठीक है ना। तो क्या बना आपका 33 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बना। आंसर कितना बना, 33 बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब सी आंसर बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकल्पों में दिए गए प्रतीकों को कौन सा सेट परिणाम करने पर आपका जो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ये सामने जो लिखे हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा परिणाम जो है यहाँ पर सेट करने पर, मतलब इक्वल ही आना चाहिए, दोनों चीज़ें इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पर भी 50 है तो इधर भी आपका 50 ही सॉल्व होना चाहिए। तो हम देखेंगे कौन सा यहाँ पर, हम कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं। हम मान के चलना बी रख लेते हैं यहाँ पर। तो 180 आपने रखा यहाँ पर, -20, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में है आपका। यहाँ पर क्या रखेंगे, भाग रखेंगे। डिवाइड कितना रख लिया आपने, 4 रख लिया। फिर यहाँ पर कितना है, प्लस रखेंगे, और प्लस के बाद कितना रहेगा, 10। ये आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है ना। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो 180 में से 20 गए तो कितने बचेंगे, 160, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो 160 आपका ये बचा, डिवाइड 4 प्लस 10, 4 चौक 16, मतलब 40 आपका ये बना। 40 प्लस 10 कितना बन गया, 50। और देखिए वी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से आप रख रख के चेक कर सकते हैं। 5वीं स्मार्ट सिटीज़ इंडिया 2019 एक्सपो कहाँ संपन्न हुई, वो आपको बतानी। भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली। तो आप में से इसमें से कौन सा आंसर आपका बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर नई दिल्ली में संपन्न हुई थी, ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत आते हैं। निम्नलिखित में से 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा भिन्न है। भिन्न की पहचान करके बताइए। कोटक महिंद्रा बैंक, NIT कालीकट, IIT हैदराबाद और IISc बेंगलुरु। आपको इसमें से डिफरेंट बताना है और वो क्यों डिफरेंट है ये भी आपको बताना है। तो कोटक महिंद्रा बैंक आपका यहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का जो निजी क्षेत्र बैंक है, अन्य तीनों तकनीकी और विज्ञान क्षेत्र से संबंधित संस्थान है। देखिए यहाँ पर IIT हैदराबाद, ये विज्ञान, आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र हैं ये। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, संस्थान है, सॉरी। भारतीय संसदीय समूह IPG द्वारा वर्ष 2017 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार किसने जीता है, वो आपको पता करना है। सांसदीय IPG द्वारा 2017 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार किसके द्वारा, बीजू जनता दल के राज्यसभा सदस्य द्वारा यहाँ पर जीता गया है, जो क्या है, भर्तहरि मेहताब करके हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार, संशोधन प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य या निर्देशक सिद्धांत। आपको यहाँ पर आंसर सही बताना है आपको। ठीक है ना। रूस से जो है यहाँ पर है आपका, तो मौलिक कर्तव्य का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य का सिद्धांत आपका रूस से लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कुछ नैपकिन कागज हैं, कुछ नैपकिन कपड़े हैं, कुछ कपड़े नैपकिन हैं, कुछ कागज कपड़े हैं, केवल निष्कर्ष एक और दूसरा। इसमें से कौन सा आंसर आपका सही बनेगा। ठीक है ना। तो इसका एक डायग्राम हम बना ले रहे हैं छोटे से, किस प्रकार से बनाएंगे जरा देखिए। आप एक कुछ जो है यहाँ पर कौन सा आपका यहाँ पर आंसर बनना चाहिए वो आपको पता है, होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए इसमें किस प्रकार का आंसर आपका बनेगा। तो देखिए इसमें जो बनेगा आपका, केवल एक अनुसरण करता है,
कुछ कपड़े नैपकिन हैं, कुछ कागज कपड़े हैं। देखिए इसमें डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये कपड़े हो गए आपके, ये आपके नैपकिन हो गए और कागज हो गए आपके, ठीक है ना। तो आपका पहला इसमें वो कुछ, ये आपके कपड़े हो गए, ये नैपकिन हो गए और ये क्या हो गए, कागज हो गए आपके। तो कुछ कागज तो कपड़े नहीं हैं, क्योंकि कुछ कागज कपड़े हैं ही नहीं, क्योंकि नैपकिन दोनों में साझेदारी कर रहा है। तो नैपकिन कुछ कपड़े भी हैं और नैपकिन कुछ आपके कागज भी हैं, लेकिन कपड़े बिल्कुल भी जो है कागज नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका इसलिए आंसर सही है। अंकित अपने पिता की पत्नी एकमात्र बहन से मिलने के लिए अपने घर रिश्तेदार के घर गया, वह किससे मिला होगा, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो पिता हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो पिता हैं, किसके पिता हैं, ये अंकित के पिता हैं, ठीक है ना। अंकित के पिता कौन है, अंकित के पिता हैं उनकी पत्नी, मतलब इनकी माँ बनी, माँ हुई मतलब, ठीक है ना। और माँ की जो बहन हुई वो कौन हुई, इनकी मौसी हुई, ठीक है ना। तो कौन लगी, वो मौसी अंकित की लगी यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वो किससे मिला, मौसी से यहाँ पर मिला, ठीक है ना, मौसी या मामी जो भी कहेंगे। दिए कथन के आधार पर नीचे दिए गए दो निष्कर्ष दिए गए हैं और इसमें से आपको कौन, सभी स्लेट सूरज हैं, कुछ तारे सूरज हैं, सभी स्लेट तारे हैं और सभी तारे स्लेट हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही बनेगा। देखिए पहला चित्र हम दर्शाते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए पहला क्या है, आपका सूरज बना लो। आपने क्या बना लिया, सूरज बना लिया यहाँ पर। ये पहला क्या है, आपका सूरज है। सभी स्लेट सूरज हैं, स्लेट इसके अंदर जाएगा, तो ये आपका क्या बना, स्लेट बन गया यहाँ पर, ठीक है भाई, स्लेट आपका यहाँ पर बन गया ये। उसके बाद में उसमें से कुछ तारे हैं, तो स्लेट में से कुछ क्या है, तारे हैं। अब इसमें से बताना कौन सा कथन यहाँ पर सही बनेगा। सभी स्लेट तारे हैं, सभी स्लेट तारे हो ही नहीं सकते क्योंकि कुछ स्लेट तारे हैं, सभी तारे स्लेट हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सभी तारे स्लेट हैं, सभी तारे स्लेट नहीं है, सभी स्लेट तारे हैं, सभी स्लेट तारे भी नहीं है। ना तो पहला ना दूसरा, दोनों में से कोई भी यहाँ पर नहीं करता है अनुसरण। इनमें से विषम ज्ञात कीजिए, इनमें से विषम कौन सा बनेगा, आपको बताना है यहाँ पर विषम आपका कौन सा बनेगा, ठीक है ना। विषम आपका ये सी बनेगा, ठीक है ना, सी आपका बिल्कुल विषम आपका बिल्कुल बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, विषम आपका बनेगा। वो क्यों बनेगा वो थोड़ा सुन लीजिए। देखिए 4 छोटी रेखाएं जो हैं बाहर निकलती हैं, सब में से 4 निकल रही हैं और इसमें से कितनी है, 3 निकल रही हैं, इसलिए डिफरेंट है। एक निर्माता ने अपने मशीन के एक थोक विक्रेता को 20% लाभ पर बेची। थोक विक्रेता ने उसी को 10% लाभ पर बेचा। उसने उस मशीन को इतने का ग्राहक को बेचकर 10% का लाभ कमाया, तो लागत मूल्य कितनी है वो आपको बतानी है यहाँ पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। एक थोक विक्रेता ने कितने परसेंट लाभ पर, मतलब 20% लाभ पर, तो 120/100। यहाँ पर फिर दोबारा से कितने पर, 10% लाभ पर, मतलब 110/100। और दोबारा से अगर ग्राहक को बेचकर 10% का लाभ कमाया तो 110/100, मतलब ये कितने के बराबर है, कितने रुपए में कोई चीज़ थी, 1452 में, ठीक है ना, 1452 में यहाँ पर थी। तो आप यहाँ पर एक की वैल्यू निकाल दो, वो आंसर आपका सही बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड देखिए किस प्रकार से करेंगे, आगे करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 11 से डिवाइड करते हैं, 11 कम 11 बचे कितने, 3 आपके बचे। तो यहाँ पर हो गए 11 3 33, मतलब 35 आपके हो गए थे, 2 बचे, और 11 दूनी 22 आपके यहाँ पर हो गए। फिर से आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो आपका बचेगा 11 दूनी 22 और, ठीक है ना, सॉरी 11 कम 11 और 11 दूनी 22 और 12 से 12 ये कट गए आपके। तो कितना बचा आपका, 1000 बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ठीक है ना, 1000 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पी और डी एक की वर्तमान अनुपात जो है वो 3:1 से, जबकि डी और ए का जो है इतना अनुपात है। तो 15 साल बाद पी और डी की आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो तीनों की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। इसमें किस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर आएगा वो देखिएगा।
देखिए वर्तमान में जो अनुपात दे रखा है पहले उसे देख लीजिए। 15 साल बाद का जो अनुपात दे रखा है तो इसका मतलब इसमें क्या करेंगे, हम 15 ही गुणा कर देंगे जो यहाँ पर अनुपात दे रखा है। 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, इनका दोनों का अंतर जो लेंगे तो वो आएगा 15। अब देखेंगे वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। अब इनकी डिजिट के अनुसार गुणा कर देंगे, ठीक है ना। मतलब अगर पी की वैल्यू हम निकालेंगे तो 3 गुणा 15 कितना आएगा, 45 आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये करेंगे यहाँ पर 5:6 है आपका, तो अब देखो उसकी वैल्यू अगर हम निकालनी है तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, 4 गुणा 15, तो ये किसकी आएगी, डी की वैल्यू आएगी। तो 15 चौका 60 आपका यहाँ पर बनेगा। अब बचा क्या आपका, यहाँ पर बचा, यहाँ पर क्या बचा भैया आपका, यहाँ पर बचा सिर्फ आपका एक व्यक्ति, वो कौन सा बचा, ए। और ए की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ए की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप कह देंगे 60 को जो है यहाँ पर कितने से भाग कर दो, 5 से भाग कर दो। 60 को आप कितने से भाग कर दो, 5 से भाग कर दो, तो ये आएगा आपका 12। इन सबको जोड़ लो, 117 आपका यहाँ पर सही आंसर बनेगा। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार 81 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यदि 18 सेकंड में एक पुल को पार करती है तो पुल की जो लंबाई है वो आपको बतानी है कितनी होगी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आपकी जितनी भी है उतनी से गुणा कर देंगे। जैसे 81 है, 81 की कितनी सेकंड में पार कर रहा है वो, तो ठीक है यहाँ पर देखिए कितने सेकंड में पार कर रहा है, 18 सेकंड में आपका पार कर रहा है। 18 सेकंड में अगर आपका पार कर रहा है तो यहाँ पर 5/18 से गुणा करेंगे आप, 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 से 18 चला गया, और 81 पंजे जो होंगे आपके वो कितने निकलेंगे यहाँ पर, 81 पंजे निकलेंगे आपके 405, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर देंगे, जो दो कार की जो लंबाई है 2 मीटर वो इसमें से घटा देंगे, तो कितनी बचेगी आपकी, 403 आपकी यहाँ पर बचेगी। और जो 403 आपकी बचेगी वही आपका आंसर बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, अंडप में ये विजांड होते हैं, या अंडे में क्या होते हैं, विजांड होते हैं, ठीक है ना, अंडप में विजांड होते हैं। संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि काल में अनेक कालजयी तमिल लिखे गए थे। कब महाकाव्य, कविताएं, उपन्यास, गद्य, इसमें से क्या चीज़ लिखी गई वो आपको बतानी है, ठीक है ना। तो इसमें लिखे गए थे कालजयी, कालजयी में क्या लिखे गए थे, गद्य लिखे गए थे, या फिर क्या चीज़ इसमें लिखी गई थी वो आपको बतानी है। यहाँ पर बहुत सारी तमिल कविताएं लिखी गई थी, ठीक है ना, तमिल कविताएं यहाँ पर लिखी गई थी। भारत राज्य के निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व रामविलास पासवान करते हैं। राष्ट्रीय लोक दल, शिरोमणि, इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर आपका बनेगा। लोक जनशक्ति पार्टी का यहाँ पर नेतृत्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइलम एक ऊतक है, जटिल स्थाई, साधारण स्थाई, कौन सा आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। तो ये जटिल स्थाई आपका बिल्कुल सही आंसर है, सॉरी जटिल स्थाई ऊपर वाला है, आपका आंसर कौन सा है यहाँ पर, जटिल स्थाई बिल्कुल सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। m/v क्या कहलाएगा आपका, वो आपका ऐसे ही बता दोगे आप लोग। संवेग आपका यहाँ पर बनेगा p = m/v, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका कौन सा आंसर बनेगा, इसमें आपका कौन सा आंसर बनेगा 73 में 73 आपके टोटली आज 100 क्वेश्चन आज आपके हो जाएंगे, तो आपका सी आंसर बनेगा। नीचे देखिए, अनुगमन रिक्तस्थान फिट होती है, तो आपकी ये वाली आकृति फिट होती है, इसमें कोई और दूसरी आकृति फिट नहीं होती है। कारण आप खुद से भी देख के जान सकते हैं। आकृति श्रृंखला की अगली आकृति उत्तर आकृति श्रृंखला से ज्ञात करें, L L M M N N। तो इसमें इस प्रकार का क्या आपका बनना चाहिए जो सही होगा, कौन सी आकृति इसमें बननी चाहिए जो आपकी सही होनी चाहिए, वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो आकृति लग रही है, वैसे मुझे लग रहा है सी आपका, क्योंकि P/P यहाँ पर P/P है, मतलब बी आपका आंसर बनेगा इसमें सही।
सॉरी 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 सॉरी, आपका यहाँ पर आई बनेगा क्योंकि आई भी देखो सेम कंडीशन में है। और पी जो है आपकी पी का आपका कंडीशन एक तो ओ भी बन रहा है, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा है क्यों वो देखिएगा, क्यों आपका ये डिफरेंट है वो आपका मैं बता देता हूँ। यहाँ पर LMN का जल प्रतिबिंब दिया गया है, L के बाद आने वाले अक्षर O जल का प्रतिबिंब होगा, V में दिया गया है, तो इसका ए उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कौन सा उत्तर सही है आपका, ए उत्तर बिल्कुल सही है, इसका आपका ए उत्तर बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे कथन के आगे फर्स्ट और सेकंड दो अवधारणाएं दी गई हैं, इसमें से जीवन कौशल की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से ही दी जानी चाहिए। छात्रों को जीवन के कौशल छोटी आयु में सीख लेने चाहिए क्योंकि ये उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करते हैं। दूसरा, छात्र अपनी नौकरी के लिए जीवन और कौशल सीखने हेतु पैसे देकर औपचारिक कोर्स कर रहे हैं। ये आपको आंसर करना है, कौन सा आंसर आपका इसमें बनेगा, कौन सा आंसर आपका यहाँ पर बनेगा वो आपको बताना है। देखिए आपका यहाँ पर बनेगा सी, आपका केवल धारण फर्स्ट अंतर्हित करता है यहाँ पर। ठीक है ना, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सी उत्तर बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर केवल छात्रों को जीवन के कौशल छोटी आयु में सीख लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं अपनी नौकरी के लिए जीवन कौशल सीखने हैं तो वो पैसे खर्च कर रहे हैं। 13% की हानि और 15% के लाभ के बीच 63 रुपये थे आपके यहाँ पर। ठीक है ना, तो वो आपको बताना है यहाँ पर कितना आंसर बनेगा। तो देखिए 13% है तो आप देख लीजिए यहाँ पर 13% और 15%, तो 115/100, 15% का लाभ है ना, तो 115/100 माइनस, और आपका कितना आएगा यहाँ पर 13% मतलब 113, सॉरी लाभ है और ये हानि है। हानि है तो आप घटा के लिखेंगे ना, तो हानि है तो आप घटा के लिखेंगे तो ये आपका ही आएगी 87/100 बराबर कितने का अंतर है, 63 का अंतर है, तो 63 आपने लिख लिया। इसे आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ से अगर आप घटाओगे तो बचेगा 28, तो 28/100। एक की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो एक की वैल्यू देखिए 7 चौक 28, 7 नेम 63, 900/4, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 हो गए आपके यहाँ पर, और क्या आएगा आपका फिर से 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, मतलब 225 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। श्रेणी में सार्वंतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का पहला पद 3 और 9वां पद -27 है। श्रेणी में दूसरा पद 6 है, अच्छा जी, और 9वां पद 27 है, अच्छा जी। तो इसमें कौन सा आंसर, देखिए क्वेश्चन कितना हटके है ये। यहाँ पर जो होता है आपका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, तो a+n-1 × d आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अगर nवां पद आपका -27 है तो हम n बराबर क्या मान ले रहे हैं, 9 मान ले रहे हैं आपका। ठीक है ना, और प्रथम पद a बराबर कितना मान ले रहे हैं, 3 मान ले रहे हैं आपका। ठीक है यहाँ पे ओके। अब जब माइनस का 27 आपने रख लिया यहाँ पर, क्योंकि ये tn बराबर है, ये क्या है आपका tn बराबर, तो माइनस का 27 बराबर से सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं आएगा। 3 + 9 - 1 × d, 9 - 1 × d आपका आएगा। तो d की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी वो आपको बतानी है। तो d की वैल्यू आएगी -30 कितनी आएगी, -30/8 आपकी यहाँ पर d की वैल्यू आएगी, -30/8 आपकी d की वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है ना, 30/8 मतलब -3.75 आपकी यहाँ पर वैल्यू आएगी। अब देख लो भाई कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सही बनना चाहिए। तो केवल कथन फर्स्ट की आवश्यकता है, ना तो कथन 1 और ना 2 कथन पर्याप्त हैं। ठीक है ना, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, एक समांतर चतुर्भुज में कोण ए बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, तो ए और सी सम्मुख कोण है, ए और सी सम्मुख कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए का मान
ज्ञात करना है आपको अगर सम्मुख कोण है दोनों। तो देख लो पहले सम्मुख कोण कौन कौन से हैं। तो 3x - 25 है आपका सम्मुख कोण है आपके, ठीक है ना। तो 3x - 25 बराबर कितना है 2x + 5, 2x + 15, क्योंकि जब सम्मुख कोण है तो आपस में आप बराबर रख दो इन दोनों को। अब जब यहाँ पर एक x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना, अब जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी 40। कितनी आएगी 40 आपकी यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो देखिए अब इसमें पूछा गया है a का मान। तो a का मान अगर आप पूछा गया है तो a बराबर आप रख दो यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, मतलब 120, और 120 में से गए आपके 25, तो आपका कितना आंसर यहाँ पर बनेगा तो वो देख लीजिए आप, 95 डिग्री आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 95 डिग्री आपका बिल्कुल सही आंसर, मतलब ए बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, एक विलियम में पानी की 320 ग्राम मात्रा में नमक की मात्रा 42 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन के सांद्रता की गणना कीजिए। तो आपको विलयन के सांद्रता की गणना करनी है। तो विलयन में पानी की मात्रा कितनी है पहले तो ये बताइए। विलयन में पानी की मात्रा कितनी है 320 ग्राम है, सही है, 320 ग्राम आपकी है, यहाँ पर लिख लिया हमने, ठीक है, 320 ग्राम है। और विलयन में नमक की मात्रा कितनी है, तो ये आपकी 42 ग्राम है, ठीक है ना, 42 ग्राम है आपकी, ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसका आंसर कैसे बनेगा, यहाँ पर विलयन में पानी की मात्रा कितनी है, कितनी तरह की 320 ग्राम देख रखी है, और 42 ग्राम इसमें क्या है नमक की मात्रा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान होगा आपका m, और m जब आप निकालोगे तो 320 में कितना जोड़ दोगे 42 जोड़ दो आप, 320 में 42 जोड़ोगे तो आपका बनेगा 362। कितना बना 362 आपका बना। अब क्या करेंगे सांद्रता हम निकालेंगे, विलयन की सांद्रता, ठीक है ना। विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हम रखेंगे विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान आपका गुणा 100, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना बनेगा, तो 42 बटे 362 गुणा 100 आपका यहाँ पर बनेगा। और देखिए ये किस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा वो ज़रा देखेंगे आप, ठीक है ना। और यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 11.6%, ठीक है ना। आपका कितने में आएगा परसेंटेज में आएगा आपका, ध्यान रखेंगे। तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसे किस प्रकार से आप देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला काम करता है सिंपल सा, mgh आपका ध्यान रहेगा, और mgh यहाँ पे लगाओगे तो m बराबर कितना है 10 किलोग्राम है आपका, h बराबर कितना है 8 और उसका है मान, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो 10 गुणा आपका कितना है 9.8 यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे आपको कितना लगाना है h आपको 8 लगाना है, बात खत्म। आप यहाँ पे लगाओगे, इसे सॉल्व करोगे 9.8 को, तो आपका आएगा 784 जूल, आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 784 जूल आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, 784 जूल आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, समूह में तत्वों के डी ब्लॉक की जो संख्या है वो कितने से कितनी है वो आपको बतानी है। कितने से कितनी है डी ब्लॉक की संख्या, जो कितने से कितने में, समूह 3 से 12 में इसमें रखा गया है, 3 से 12 में आपका यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। 3 से 12 में डी ब्लॉक के तत्वों की संख्या जो है 3 से 12 में आपकी यहाँ पर रखी गई, तो भी आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, चांदी का घनत्व 10.8 गुणा 10⁻³ किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब है, तथा पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब है -3, ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें पूछा है घनत्व, सापेक्षिक घनत्व कितना हुआ। तो घनत्व अगर आपको निकालना है तो घनत्व बराबर होगा पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी घनत्व आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब चांदी घनत्व आपको निकालना है, तो देखिए किस प्रकार से रखेंगे। आप रखोगे यहाँ पे
10.8 गुणा 10⁻³ बटे 10⁻3। ठीक है, आप क्या करेंगे, इससे ऐसे भाग कर देंगे तो 10.8 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पद समूह से संबंधित नहीं है? मोटरसाइकिल, कार, बस, परिवहन। इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर आपका बनेगा। इसमें समूह से संबंधित नहीं है, समूह से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए यह है आपका परिवहन, क्योंकि ये सब परिवहन में आते हैं। ठीक है ना। आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको पूछी गई है, इसमें कितनी आपकी त्रिभुजों की संख्या आपकी यहाँ पर बनेगी? तो एक फलक में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, कितनी है? 8 है। ठीक है, तो पहले आप ध्यान रखेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। पहले फलक में कितनी संख्या? 8 है। दूसरे में दो फलकों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12 आपकी यहाँ पर संख्या बन गई आराम से। 1 2 3 4 आपके ये हो गए। 1 2 3 4 और एक बनेगा आपका 5, एक बनेगा 6, एक बनेगा 7 और एक बनेगा आपका 8। तो इस तरीके से ये 8 बने और ये ऊपर वाले 4 बने। टोटल संख्या कितनी हुई? 12। तो आपका 12 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, निम्न में से त्रिभुजों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आपको बतानी है कितना होगा। देखिए ये सब कुछ जो है 15 रेखाओं की आवश्यकता है। ठीक है ना। इसमें तो आपके 85 का निम्नतम आवश्यक रेखाओं की संख्या क्या है? आपकी बनेगी 15, क्योंकि देखिए निम्न रेखाएं हैं इसमें से मान के चलना। हम अगर नाम ध्यान दें, इसमें नाम अगर डालेंगे तो देखिए पहली संख्या आप मान के चलना ए आपने यहाँ दे दिया। ए के बाद में यहाँ पर आपका, यहाँ पर ए के बाद ये आपका बी आया। बी आपके बाद आपने यहाँ पर सी नाम दे दिया। सी के बाद ऊपर के नाम दे दिया आपने, डी नाम दे दिया यहाँ पर। इस तरीके से ए बी सी डी आपने नाम दे दिया यहाँ पर। अब क्या है, उसके बाद ई नाम दिया। तो यहाँ पर ये रेखाएं गिन के बतानी है आपको कितनी होंगी। ठीक है ना, कितनी कितनी, कोई भी रेखा अगर छोटी है बड़ी है वो सब आपको ध्यान रखनी है। तो टोटल कितनी बनेंगी? 15 आपकी बनेगी। जैसे ए डी आपकी पहली रेखा बनी, दूसरी बनी आपकी आई ओ। ठीक है ना, तो आई भी आप कहीं पर भी कोई भी नाम दे सकते हो। आपकी इस प्रकार से कितनी होंगी? 15 रेखाएं आपकी यहाँ पर बनेंगी। रेखाएं पूछी गई हैं, ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल पर 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से 8 घंटे 84 मिनट में की दूरी यहाँ पर तय कर ली। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है, कितना आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपको आंसर करना है। यहाँ पर कितने? 13 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब हमें इसमें कितने घंटे उसने साइकिल चलाई, टी का हमें पता नहीं है, तो टी इसमें गुणा कर देंगे प्लस। ठीक है ना, कितने समय इसमें लगा हुआ, तो 8 गुणा 8 माइनस टी आपको ध्यान रखना है, बराबर 84 आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो दूरी बराबर 4 गुणा समय। आपका ये वाला फॉर्मूला मैंने इसमें लगाया है, आपको ध्यान रखेंगे। तो आपका ये बनेगा 13 टी, 8 अट्टे 64 माइनस 8 टी और ये बनेगा आपका 84। ठीक है ना, 5 टी आपका यहाँ पर रह जाएगा। ये 5 टी बराबर कितना होगा? 20 आपका बचेगा। इधर ले आकर घटा देंगे और टी बराबर कितना आएगा आपका? 4 बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। ठीक है ना, 4 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। ए ओवर सी, ए बी और सी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी सी किसी कार्य को 81 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना, ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 97.2 दिन में आपका यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो वो 162 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपका यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है ये, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर करना होगा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहे हैं कि ए द्वारा कितने में किया गया कार्य वो कितना होगा। ठीक है ना, तो आप क्या लेंगे? यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका जो भी आएगा यहाँ उसे भाग करेंगे। ठीक है ना,
भाग करने का जो भी आएगा उसे जोड़ देंगे। और अगर आपको किस में से निकालना है, मान के चलना इसमें से निकालना है कि ए अकेला बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप पूरे में से बी अकेला कितना काम करेगा, बी अकेला उसमें कितना काम करेगा पर्टिकुलर अगर आपको निकालना है। अच्छा जी, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर 243 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, 243 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं, करके देखेंगे हो जाएगा। 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य 4C आवेश के स्थानांतरित की यहाँ पर कंडीशन बनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, तो आपका यहाँ पर कितना बनेगा, 12 चौक 48 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 12 चौक 48 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 48 जूल आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु गिर रही है, 100 मीटर तक गिरने के बाद वस्तु में क्या चीज़ आएगी, आधी। इसमें ये पूछा गया है वस्तु में क्या चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1/2 mv² आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 1/2 mv² आपको ध्यान रखना है। 200 मीटर की ऊंचाई से गिर रही, 100 मीटर गिरने के बाद उसमें आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है ना, आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा उसके अंदर होगी, मतलब ए आंसर बिल्कुल सही बनेगा आपका। ये आंसर बिल्कुल सही आंसर बनेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच में सामान्य प्रक्रिया के संबंध में किस रूप में ये लिखा जाता है। ठीक है ना, और धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण प्लस अवक्षेप। यहाँ पर आपको आंसर बताना है, क्या आंसर आपका यहाँ पर बनना चाहिए। 90 का आंसर क्या बनेगा आपका, तो धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस अवक्षेप आपका ध्यान रखना है। नीचे दी गई श्रृंखला में अगले अक्षर का पता लगाएं। HLPTX क्या अगला अक्षर क्या बनेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अगला अक्षर आपको क्या बनना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, अगला अक्षर को आपका क्या बनना चाहिए, तो देखिए H में क्या जोड़े आपने, देखिए यहाँ पर अगला अक्षर कौन सा बनेगा वो आपको पता करना है। ठीक है ना, HLPTX इनमें से अगला अक्षर आपको कौन सा बनेगा, तो देखिए इसमें H कितने 8 नंबर पे है। ठीक है ना, और ये आपका कितना जोड़ा आपने 4 जोड़ा, तो 8 4 12, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ा 20, 20 में 4 जोड़ा 24। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका वो आपको बताना है। इसमें अगर आपने 4 जोड़े, 24 में 4 जोड़े तो बने 28। ठीक है ना, तो 28 26 इसमें होते हैं, इसका मतलब बी आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा इसमें। ठीक है ना, इसका मतलब ए बिल्कुल बी आपका बिल्कुल सही आंसर है इसमें। कितना आंसर है, बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, मतलब बी आएगा इसकी जगह। बाद में देखिए, उस व्यक्ति का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। सचिन तेंदुलकर, पुलेला गोपीचंद, कपिल देव, रवि शास्त्री, ये तीनों जो हैं क्रिकेटर हैं, और पुलेला गोपीचंद आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है, एक बैडमिंटन खेल से संबंधित ये खिलाड़ी हैं यहाँ पर। ठीक है, बैडमिंटन खेल से संबंधित ये खिलाड़ी हैं यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, निम्न में से आकृति से निकटतम हो वो आपको बताना है। निकटतम हो इसमें से वो आपको बताना है, तो देखिए निकटतम जो बनेगा वो आपका वी आपका आंसर सही बनेगा, मतलब डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है ना, उसमें नहीं, ऑप्शन में बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विशाल आर्य से 20 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष के बाद आर्य की आयु विशाल से 1.5 गुनी, मतलब 1.25 गुना अधिक होगी। आर्य की वर्तमान आयु कितनी है वो आपको पूछ रहा है। आर्य की वर्तमान आयु कितनी है वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार से करना पड़ेगा। कितने वर्ष छोटा है वो विशाल आर्य से, कितने वर्ष छोटा है, 20 वर्ष छोटा है आपका। तो देखिए एक स्टेटमेंट आपको क्या है यहाँ पर हो गई, एक स्टेटमेंट आपको ध्यान रखिए, विशाल आर्य से कितने वर्ष छोटा है, 20 वर्ष छोटा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आर्य जो है 12 वर्ष बाद, मतलब 12 वर्ष मतलब 12 जोड़ दिए इसमें, आर्य की आयु विशाल से कितनी होगी, 1.5 गुना होगी। 1.5 गुना होगी, मतलब पहले तो इसमें से ये तो आपकी है विशाल के बराबर। ठीक है ना, लेकिन क्या है इसमें क्या है, अपने कितने जोड़ दिए, 12 आपके जोड़ दिए इसमें, और 12 जोड़ने के बाद में, ठीक है ना, ये सबको जोड़ने के बाद में इसमें क्या निकल दिया, 5/4 इसका निकाल दिया यहाँ पर, 5/4 आपका निकाल दिया यहाँ पर। तो ए की वैल्यू आपकी बनेगी यहाँ पर, देखो मैं एक समीकरण बना के दिखा रहा हूँ, 4a + 48 बराबर 5a - 40। तो ए बराबर कितना होगा, 88 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा यहाँ पर।
ए बराबर कितना होगा 88, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका यहाँ पर। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या है वो कौन सी है आपकी, वो बतानी है। तो 32 गुणा, देखिए एक बार 1024 जो है वो आपके 32 गुणा 32 आएंगे, अंदर से गुणा करोगे, इसका मतलब इसका मान 32 आ सकता है, बाहर निकल के आएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 2 की घात 2, मतलब इसकी 4 इसकी वैल्यू बनेगी यहाँ पे आगे आके, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या कौन सी है, यही ये देखिए आपके अपरिमेय संख्या कौन सी बनेगी आपकी, वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या आपकी कौन सी बनेगी वो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए अपरिमेय संख्या जो बनेगी आपकी वो सी बनेगी यहाँ पर, ठीक है ना। कौन सी बनेगी, सी आपकी बिल्कुल अपरिमेय संख्या बनेगी। वो कैसे बनेगी, क्योंकि इसे हम सॉल्व कर नहीं सकते, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर अपरिमेय संख्या 5 स्क्वायर अंडर रूट 32 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट देखिए, जब पौधे के किसी भाग की वृद्धि या प्रकाश की ओर हो तो इसे क्या बोलेंगे? धनात्मक अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, या कौन सा आंसर आपका इसमें बनेगा? धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन मतलब डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन आपका बिल्कुल सही बनेगा। धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन बिल्कुल सही आंसर बनेगा, मतलब डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंतरिक कान के अंदर दाब भिन्नता किसके द्वारा होती है? ठीक है ना, वो आपसे पूछी गई है। तो आपका यहाँ पर 97 का आंसर कर्णवृत्त आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, डी, आपका डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। वह सीधे नलिका कौन सी है जो शुक्राणुओं के वीर्य तक ले जाती है? मूत्र मार्ग, लिंग, शुक्रवाहिका, अंडकोश की थैली। तो आपका आंसर करना है शुक्रवाहिका होती हैं, ठीक है ना, शुक्रवाहिका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम स्तंभ में किस प्रकार से बनेगा? प्रथम स्तंभ में देखिए 3 चौक 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। ऐसे क्या बनेंगे, 6 कम 6 और 6 पंजे 30, ठीक है। 8 ने 72 और 72 दूनी आपका कितना बनेगा? 144, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ये ट्रिक कैसी भी लग सकती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। देखिए 100 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे 100 वाले को। आपने क्या करा, 12 तिया कितने बने 36, 9 पंजे कितने बने 45। अब देखिए 7 ही गुणा कितने से हो यहाँ पर के 105 आए, 7 ही गुणा कितने से हो तो 15 7 105 आते हैं आपके। सी आपका बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, थैंक यू।